तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जो स्टॉक ब्रोकिंग सेक्टर में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज। उस कंपनी का नाम है एंजल ब्रोकिंग। तो आज हम एंजल ब्रोकिंग के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने एंजल ब्रोकिंग का वेबसाइट खोल के रखा है। ये कंपनी बेसिकली ब्रोकिंग सेक्टर में काम करती है और अभी इन्होंने काफ़ी एग्रेसिव होते हुए इन्होंने कई सारे सेक्टर्स में अपना पांव फैलाया है। जैसे कि अभी ये ब्रोकिंग के साथ साथ वेल्थ मैनेजमेंट में भी काम कर रही है और साथ में ये अभी एनबीएफसी के लिए भी अप्लाई किया है। तो ऐसे में इसमें हम मैनेजमेंट का काफ़ी एग्रेसिव देख सकते हैं और किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करती है कि उस कंपनी की फ्यूचर कैसी होगी। और इस कंपनी का मैनेजमेंट मैंने कुछ सालों से देखा है कि काफ़ी एग्रेसिव वे में और काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी को रन कर रही है। कुछ ही सालों में इसके रेवेन्यूज, प्रॉफिट और इवन शेयर प्राइस भी काफ़ी तेज़ी से जंप किए हैं। तो आज हम लोग मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी बात करनी बनती है क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कंपनी का फ्यूचर स्कोप क्या है, कंपनी कितनी तेज़ी से आगे ग्रो कर रही है। ये एंजल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का ऐप है और इसमें हम देख सकते हैं कि कंपनी ने कितने अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ों को काफ़ी क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। और ये यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे डिटेल्स में बताते हैं कि हम आईपीओ कब आएगी, एफएनओ सेक्टर, एफएनओ सेगमेंट, म्यूचुअल फंड, कमोडिटीज़ और यहाँ तक कि यूएस स्टॉक के बारे में भी ये डिटेल्स में बताती है। तो ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ये है और मैं भी एंजल ब्रोकिंग का ऐप यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग का यूज़ करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी करो। मैं बस यहाँ पे मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा था तो इसलिए मैंने बताया। कुल मिला के देखें तो इसकी बिज़नेस काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी ग्रोइंग भी लग रही है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। पहले हम लोग इसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अब मैं बात करूंगा कि आज मैंने एंजल ब्रोकिंग को ही क्यों चुना। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था फंडामेंटल एनालिसिस में कि कैसे हम स्टॉक्स को स्किनर डॉट कॉम से हम लोग चुनते हैं, आई मीन स्किनर डॉट इन से। तो सबसे पहले हम स्क्रीनर्स में जाएंगे और यहाँ पे मैंने एक अपना खुद का लिस्ट बनाया है, ट्रेडिंग के लिए लिस्ट। उसमें मैंने बहुत सारा अपना मैंने फिनेंशियल मैट्रिक्स एंड रेशियोज डाला है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 3 कंपनी अराइज हो रही है जिन्होंने वो सारे फिल्टर्स को पास किया है। तो जब मैंने इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी की, एंजल ब्रोकिंग के बारे में, हाथवे केबल के बारे में, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में, तो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव अभी एंजल ब्रोकिंग लगी। तो इसीलिए मैं आज एंजल ब्रोकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब हम एंजल ब्रोकिंग के में क्लिक करते हैं और इसका अब हमें पेज खुल गया है स्किनर डॉट कॉम में। तो अब हम यहाँ पे इसके बिजनेस के बारे में एक मोटा मोटी देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने ऐप में भी देखा कि वेबसाइट में भी देखा कि कंपनी किस तरह से अपने प्लेटफॉर्म को बहुत ही अच्छा बनाया है और काफ़ी यूजर फ्रेंडली है और उसके जो यूजर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो इंडिया में स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी काफ़ी तेज़ी से इसलिए फैल रही है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स पिछले 5 साल में जितने आए उतने पिछले 20 साल में भी नहीं आए थे। तो जितनी तेज़ी से रिटेल इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, तो सीधे सीधे इनके रेवेन्यू में ये फ़र्क पड़ रहा है। और आज के टाइम पे ये बहुत ही शॉकिंग है कि अमेरिका में जितने एफएनओ की वैल्यू है, जबकि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे यहाँ से बहुत बड़ा है। हम उनकी मार्केट हमारे यहाँ से करीब करीब 12 to 13 टाइम्स बड़ी है। उसके बावजूद भी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में हम उनको बीट करते हैं। मीन्स यहाँ पे एफएनओ की ट्रेड इतनी ज़्यादा होती है और जितने भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उनका मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो एफएनओ से ही आता है। बाकी कैश सेगमेंट में आता है और फिर कमोडिटीज एंड अदर सेक्टर्स में आते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग में जो डीमेट अकाउंट है वो 15% है और ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। इससे पहले जीरोधा में ज़्यादा डीमेट अकाउंट थे लेकिन उसको भी इसने सरपास कर दिया है। इसका वजह है कि ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और ये काफ़ी क्लियर है, रोबस्ट है। इसके अंदर का जो बहुत सारी एडवांस फीचर है जो लोगों को काफ़ी मदद करती है। तो बिजनेस और प्रोडक्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है, काफ़ी अच्छी है, सुपर्ब है।
तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि ये सस्टेनेबल भी है और इसकी पेनिट्रेशन भी काफ़ी हाई है। तो जब बिजनेस काफ़ी अच्छी होती है तब हम उसके अगले पार्ट में जाते हैं और वो होती है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में जाने से पहले हम थोड़ा सा फिनेंशियल रेशियोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली 25,000 करोड़ की कंपनी है, तो इसे हम एक मिड कैप कंपनी बोल सकते हैं। तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि इसमें जो चार्ट पैटर्न होगी वो ठीक ठाक होगी, ये फंडामेंटल को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती होगी। अब उसके बाद हम स्टॉक की पी रेशियो की बात करते हैं, तो ये भी ठीक ठाक है, इंडस्ट्रियल पी के आसपास है। तो ये ना ही अंडर वैल्यूड है ना ही ओवर वैल्यूड है। और बाकी चीज़ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये एक फिनेंशियल कंपनी है। तो इसमें अगर डेप्थ 0.59 है, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली फिनेंशियल सेक्टर्स में इस तरह की डेप्थ अक्सर होती है। तो बाकी फिनेंशियल रेशियोज की बात करना कोई बड़ी कोई मीनिंग, यहाँ पे कोई मीनिंग है नहीं इनका। तो बेसिकली हम यहाँ पे मार्केट कैप की बात करते हैं, पी रेशियो की बात करते हैं और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी है तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी चीज़ों का अच्छा ना होना भी ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करता है। तो अब इसके बाद हम सीधे इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे जाते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट्स में हम क्लियरली देखते हैं कि यहाँ पे लगातार इनके रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, और रेवेन्यू में ग्रोथ आने के साथ साथ इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छी खासी ग्रो की है। मीन्स कंपनी के प्रोडक्ट में क्वालिटी है और लोग इसको प्रिफर करते हैं कंपेयर टू अदर ब्रोकिंग कंपनीज। तो कंपनी की अब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि जब कंपनी की रेवेन्यू भी अच्छी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है तो इस स्टॉक में मोमेंटम आ सकती है, और मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब हम इसके ईयरली ईयरली प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। तो ईयरली प्रॉफिट भी हम यहाँ देखते हैं कि 2015 में 450 था, फिर 2016 में 451, और इसी तरह से बढ़ते 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 अभी मार्च 2024 में 4200 करोड़ है, और अभी जो ट्रेवलिंग 12 मंथ में 5000 करोड़ को सरपास कर चुकी है। तो हम यहाँ पे देख रही कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, और साथ में यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो ये भी हाईएस्ट एवर है। जब हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, तो मैंने पहले भी बताया था कि कंपनी में डाउनफॉल की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम लोग चार्ट पैटर्न में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बाद में। तो क्वार्टरली रिजल्ट से हम देख सकते हैं कि इसमें मोमेंटम है। ईयरली रिजल्ट से हम देख सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी सपोर्ट है, इससे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीचे नहीं जा सकती। अगर मार्केट में सेंटिमेंट, अगर यूफोरिया आ गया बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर सपोर्ट टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इन सारी चीज़ों को तो हमें कंसिडर करके चलना ही है स्टॉक मार्केट में। प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब कंपनी के हम इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, और इंटरनल स्ट्रेंथ इसके बैलेंस शीट से झलकती है। तो हम इसमें बैलेंस शीट में देखते हैं कि इक्विटी कैपिटल काफ़ी तेज़ी से राइज की है, लेकिन हम इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी तेज़ी से राइज क्यों की है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कंपनी ने 2024 में QIP भी प्लेस की थी। तो शेयर का डाइल्यूशन करना ठीक नहीं होता है, लेकिन इन सब चीज़ों को हम एक दूसरे से रिलेटिवली समझेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ से हम जज नहीं कर सकते हैं कि कंपनी अच्छी या बुरी है, या उसमें एंट्री कर सकते हैं या नहीं। अब हम इसके आगे रिजर्व्स की बात करते हैं। तो रिजर्व्स में हम यहाँ पे देखते हैं कि लगातार कंपनी के रिजर्व्स बढ़े हैं, और जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी का इंटरनल स्ट्रेंथ को दिखाती है। रिजर्व्स बुरे टाइम पे काम आने के लिए होता है, जब भी कंपनी में कोई बुरे आती है, लाइक इसमें कभी लॉस आ जाए, या फिर अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ जाए, या फिर कुछ भी एबनॉर्मलिटी आ जाए, तो यही रिजर्व्स का यूज करके वो अपने कंपनी को बचाती है। और अब हम बोरोइंग की बात करते हैं, तो बोरोइंग भी यहाँ ठीक ठाक बड़ी है, लेकिन हमने पहले ही बताया था कि चूंकि एक फिनेंशियल कंपनी है, और फिनेंशियल कंपनी में बोरोइंग ज़्यादा होना एक अच्छी बात होती है। तो जब हम लाइबिलिटी साइड में देखें कि इसके रिजर्व्स और बोरोइंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, तब हम इसके एसेट साइड में आते हैं। और एसेट साइड में हमें सिर्फ दो ही चीज़ें देखनी है स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली चीज़ है फिक्स एसेट में प्लांट्स एंड मशीनरीज।
तो चूंकि एक सर्विस कंपनी है तो इसमें प्लांट मशीनरी की तो कोई बात होती ही नहीं है। तो बेसिकली इसमें बाकी चीज़ों को जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिक्स एसेट को हम यहाँ से इग्नोर कर देते हैं। और CWIP को भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसमें कोई भी प्लांट मशीनरी है नहीं, तो फिर इसका कोई मायने नहीं रह जाता है। तो अब इसके बाद हम आते हैं कैश फ्लो में। तो मैंने पहले भी इसके बारे में बात कर चुका है कि कैश फ्लो में सिर्फ और सिर्फ हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखनी है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरली पॉजिटिव रहनी चाहिए। लेकिन अगर नेगेटिव है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर लगातार 4-5 साल से नेगेटिव है तो फिर ये बहुत बड़ी कंसर्न होगी। क्योंकि यस बैंक में भी लगातार प्रॉफिट अच्छे आ रहे थे, लेकिन उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो थी वो हमेशा नेगेटिव थी। और ये एक ऐसा कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी चीज़ होती है, आई मीन ऐसी चीज़ है जिसको कि कोई भी ऑडिट कंपनी इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती है। तो बस हमें यहाँ पे देखना है कि लगातार नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और हम लोग लास्ट में देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैंड कितने परसेंट है और वीक हैंड कितने परसेंट है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड देखने से अच्छा हम यहाँ पे ये देखते हैं कि वीक हैंड कितने परसेंट है। तो जब हम वीक हैंड देखते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं 35 में, यहाँ पे 18% के आसपास में वीक हैंड है। मीन्स कंपनी के पास अभी भी 80% से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड के पास में है, मीन्स कंपनी में उनका भरोसा है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो हम इसके बाद इसके में हम इसके एक नज़र चार्ट पैटर्न पे डालते हैं। फंडामेंटली ओके होने के बाद हम इसका चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करते हैं। तो हम इस स्टॉक को trading.com में हमने खोला और यहाँ पे हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी टॉप से अच्छी खासी गिरावट में है। और जब हम यहाँ पे इस कंपनी को वॉच करते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कर्व विथ हैंडल पैटर्न बनते हुए हमें दिखाई दे रही है। तो हम इसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो हमें ध्यान देनी है कि हमें जो स्ट्रेट लाइन खींचनी है वो हमेशा ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे हमें करनी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कर्व विथ हैंडल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कर्व विथ हैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। और हम यहाँ पे जब भी कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हमें स्मूथ पैटर्न में ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। कई बार हम कैंडल को टच कराने के चक्कर में बहुत ही यूनिक तरह का कप बनाते हैं, जो कि सही नहीं होता है। यहाँ पे हम बॉटम में टच नहीं करते हैं क्योंकि कई बार जो बॉटम है उसे टच करने से बहुत यूनिक तरह का कर्व बनता है। और वो जो बॉटम होता है वो कभी कभी काफ़ी यूफोरिया के कारण बनता है, जो कि जनरली हम उसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो जो एक स्मूथ पैटर्न बना वो कुछ इस तरह से है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कप बना है और ये हैंडल 1 है और ये हैंडल 2 है। तो जितनी अच्छी कॉम्प्लेक्स कप बनेगी उतनी मतलब ब्रेकआउट की चांसेस ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे एंट्री और एग्जिट ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हमने इसे पूरा एक्सटेंड कर दिया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ब्रेकआउट पहली बार कप बना फिर हैंडल बना, तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं है क्योंकि इस सपोर्ट ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन हम अब यहाँ पे इसे मान लीजिए हम एक रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस के ऊपर में जो ये क्लोजिंग में जो ये ग्रीन कैंडल गई है, इसके ऊपर में दूसरी ग्रीन कैंडल नहीं है। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म हो गई है। लेकिन आज के केस में जो दिख रहा है कि जो पहली जो ग्रीन कैंडल है
ये रेजिस्टेंस के ऊपर में क्लोज हुई है, और दूसरी है ये भी रेजिस्टेंस के ऊपर में क्लोज हुई है। मीन्स लगातार दो कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज हो तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्रेकआउट आ गई है। तो हम यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट होगी हमारी, वो आज की क्लोजिंग प्राइस होगी एंट्री पॉइंट, और एग्जिट पॉइंट जो होगी वो करीब करीब 3200 के आसपास में होगी। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल गेन देखते हैं, पोटेंशियल गेन कितनी है। तो करीब करीब हमें यहाँ पे 17.5% का पोटेंशियल गेन दिखता है, जो मुझे लगता है कि 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा यहाँ पे कोई इसमें बाई का रिकमेंडेशन है, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। अब हम यहाँ पे एक यूनिक कंसेप्ट का बात करेंगे जिसका नाम है डॉ थ्योरी। तो डॉ थ्योरी को हम यहाँ पे बात करेंगे। बेसिकली वो हम लोग रेंज बाउंड ट्रेडिंग में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे बात करेंगे डॉ थ्योरी में। ये होता है कि जब कंपनी लोअर लो बनाते जाती है तो हमें उस समय में किसी भी तरह का ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। जैसे यहाँ पे काफ़ी शार्पली ये यहाँ पे ड्रॉप किया, दूसरी वाली जो रिलीफ रैली है उसके बाद उससे थोड़ा सा कम स्लोप में ड्रॉप किया, उसके बाद लगातार फिर से ड्रॉप कर रही है, यहाँ भी ड्रॉप किया। तो जब देख रहे हैं हम कि यहाँ पे जो लोअर हाई बना रही है, पहला जो हाई बना उससे लोअर हाई बना, फिर उससे लोअर हाई बना, तो फिर तो टूटते ही जाएगी। तो फिर हम यहाँ पे ऐसा कैसे मान ले कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगी और यहाँ से नीचे नहीं जाएगी। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पे डाउ थ्योरी का यूज करते हैं। डाउ थ्योरी हमें ये बोलती है कि जब लोअर हाई बनते जा रही है, लेकिन उसके बाद जब पहली बार पहली सपोर्ट को तोड़ने के बाद उसमें सस्टेन करता है उस प्राइस पे कुछ दिनों तक, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लोअर जाने की प्रोबेबिलिटी है अब वो ब्रेक हो चुकी है। क्योंकि जब काफ़ी नीचे चली जाती है तो उसके बाद उसमें वैल्यू इन्वेस्टर इंटर कर जाते हैं, और उनके इंटर करने के बाद में नीचे पे शेयर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जब एब्जॉर्ब होने के बाद में शेयर प्राइस में डाउनफॉल कम हो जाती है। अब उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं कि कंपनी लगभग लगभग पहले के जो हाइयर पहले के जो हाई है उसको यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की है, और एक बार नहीं, दो तीन तीन बार कोशिश की, और इस बार तो उन्होंने ब्रेकआउट भी दे दिया है। और हम पहले भी देख चुके हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छी है, एनुअल रिजल्ट भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम दिखती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंपनी की बिजनेस भी अच्छी है, फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, बिजनेस भी काफ़ी अच्छी है, और चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। हम यहाँ पे क्लियरली एंट्री और एग्जिट प्लान भी देख रहे हैं। तो मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ पे कंपनी में हमें कम टाइम में, आई मीन 6 मंथ के अंदर ही यहाँ पे 17.5% का गेन दिखती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ कि इसमें कोई भी मेरी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। आ, मैं बस यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग को हम लोग यहाँ पे कैसे जज करेंगे, फंडामेंटल ट्रेडिंग का हम एनालिसिस कैसे करेंगे, उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।